भारत की जंगे आज़ादी केवल किताबों में दर्ज तारीखों और बड़े नामों की कहानी नहीं है। यह उन अनगिनत वीरों की गाथा है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आज़ादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में आज कहानी इनमें से ही एक नायक नाना साहब की, जिन्हें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शिल्पकार माना जाता है। उनका असली नाम ढूंढूपंत था, लेकिन इतिहास ने उन्हें नाना साहब के रूप में अमर कर दिया। आइए उनके जीवन के कुछ अनसुने किस्सों को जानें, जो उनकी वीरता और रणनीति को उजागर करते हैं। नाना साहब का जन्म 19 मई 1824 को महाराष्ट्र के वेणु गांव में हुआ था। उनके पिता माधव नारायण भट्ट और माता गंगाबाई थी, लेकिन उन्हें मराठा पेशवा बाजीराव दुत्ते ने गोद लिया था। नाना साहब की परवरिश ब्राह्मण परंपराओं और मराठा गौरव के बीच हुई। उनकी शिक्षा में संस्कृत, मराठी और फारसी शामिल थी, जिसने उन्हें एक कुशल रणनीतिकार बनाया। उनकी शख्सियत में एक अनोखा आकर्षण था, जो उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाता था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। नाना साहब ने कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों, खासकर डलहौजी के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने नाना साहब को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। इस नीति के तहत उनकी पेंशन और पेशवाओं की विरासत को खत्म करने की कोशिश की गई थी। इससे नाराज होकर नाना साहब ने अपने विश्वस्त साथी अजीमुल्ला खां और तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। कानपुर में नाना साहब ने साहस और सूझबूझ के साथ विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने स्थानीय सैनिकों और नागरिकों को एकजुट किया और जून 1857 में कानपुर पर कब्जा कर लिया। यह विजय केवल उनके सैन्य बल की नहीं, बल्कि उनकी रणनीति और जनता के समर्थन का परिणाम थी। नाना साहब ने अपने सैनिकों को न केवल युद्ध के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें एकजुट करने के लिए अपनी वाक्पटुता का भी इस्तेमाल किया। उनकी सभाओं में दिया गया हर भाषण लोगों में जोश भर देता था। नाना साहब के जीवन का एक अनसुना किस्सा 60 घाट की घटना से जुड़ा है। जून 1857 में जब अंग्रेजों ने कानपुर में आत्मसमर्पण किया, नाना साहब ने उन्हें सुरक्षित इलाहाबाद भेजने का वादा किया। इसके लिए नावों का इंतजाम किया गया था, लेकिन एक गलतफहमी या विश्वासघात के कारण नावों पर हमला हुआ और कई अंग्रेज मारे गए। इस घटना ने नाना साहब की छवि को धूमिल किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह उनकी योजना का हिस्सा नहीं था, बल्कि स्थानीय सैनिकों की अनियंत्रित कार्रवाई थी। फिर भी इस घटना ने नाना साहब को अंग्रेजों की नज़रों में और अधिक खतरनाक बना दिया। नाना साहब का तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां के साथ गहरा रिश्ता था। अजीमुल्ला, जो उनकी सेना के सलाहकार थे, उन्होंने विद्रोह की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी लेखनी और कविताएं सैनिकों में जोश जगाती थी। तात्या टोपे, जो एक कुशल योद्धा थे, उन्होंने नाना साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ी। इन तीनों की तिकड़ी ने अंग्रेजों के लिए मुश्किलें खड़ी की। एक बार जब अंग्रेजों ने कानपुर पर हमला किया, तो नाना साहब और तात्या टोपे ने मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। नाना साहब की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ का मानना है कि 1857 में नेपाल की तराई इलाके में नाना साहब का मलेरिया की बीमारी से निधन हो गया, जबकि अन्य कहते हैं कि वे छिपकर जीवित रहे। उनकी मृत्यु
तिथि को लेकर अलग अलग स्रोतों में विवाद है। नाना साहब की गाथा आज भी हमें प्रेरित करती है। उनका साहस, उनकी रणनीति और उनकी देशभक्ति हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी बड़ी होती है। आइए इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करें और उनके अनसुने किस्से को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, यह थी कहानी नाना साहब की। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।